तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे टर्म 1 के लिए लाभदायक होंगे क्वेश्चंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने पढ़ा हुआ है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड होता है जो एनर्जी को गेन करके और प्रोडक्ट्स में टूटता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HgO हीट ले रहा है और Hg और O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। CaCO3 हीट ले रहा है, CaO और CO2 में बदल जा रहा है। H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तो H2 और O2 में टूट जाता है। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है। तो पहले का हमारा ऑप्शन होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बोला गया ये कि ये दोनों जो फीचर दिए गए हैं इसके आधार पर बताइए कि ये दोनों कौन से रिएक्शन है। तो द रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग कोरोजन। कोरोजन में कौन सा रिएक्शन होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और द रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं हम अपने अंदर और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, हम जानते हैं। इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी फिजिकल चेंज है। डिसॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, पानी में जब हम लोग नमक को मिलाते हैं तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। लेकिन कंबस्चन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब गैस जलती है तो उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा निकलता है। तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो लाइट द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें हो सकता है। तो हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, और AgBr दोनों लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। और AgBr जब टूटेगा तो क्या बनेगा? Ag प्लस Br2। Ag मतलब कि ये चांदी मतलब सिल्वर, और Br2 एक ब्रोमीन एक गैस है, तो ये निकलेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन है इन चारों में से जिनमें जो सब्सटेंस की इनिशियल आइडेंटिटी होती है, मतलब शुरू में वो जैसा दिखता है वो चेंज नहीं होती है। तो देखिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, और डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमको पता है कि जो कर्डिंग ऑफ जो दही बनता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और डाइजेशन ऑफ फूड ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जो क्रिस्टल्स बनते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये फिजिकल चेंज है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन है जो 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। CaO एक कंपाउंड है, इसमें SO2 एक कंपाउंड है, NH3 एक कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। Na+O2 फॉर्म्स Na2O। अगला क्वेश्चन हमारा है when hydrogen sulfide gas is passed through the blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide obtained and sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is the example of। तो हमने इस रिएक्शन में हमसे बोला गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है H2S प्लस क्या किस में मिलाया जा रहा है उसको? कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में। तो क्या बन रहा है? तो CuS कॉपर सल्फाइड बन रहा है, ब्लैक बन रहा है कॉपर सल्फाइड, और प्लस H2SO4 बन रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन आपको पता होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें बोला गया है कि कॉपर को जब रिएक्शन कराया जाता है आयरन सल्फेट से, सो हमें पता है कि कॉपर कम रिएक्टिव आयरन से, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। A student added dilute HCl to a test tube containing zinc granules and made following observation, which one is the correct। तो इसमें बोला गया है कि जब जिंक का हम रिएक्शन जब कराते हैं HCl से तो कौन सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो देखिए इसमें जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, अ गैस इवॉल्व विच बर्न्स विद द पॉप साउंड, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है इस रिएक्शन में, तो वो ही एक ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स। इसमें बोला गया है कि सोडियम कार्बोनेट को 2 टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है। पहला टेस्ट ट्यूब जो ए है उसमें HCl है और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें NaOH है। तो द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज, तो इसमें लिखा है, देखिए इसमें सी ऑप्शन लिखा हुआ है कि अ कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें HCl रखा गया है। तो हमको पता है कि जो मेटल के कार्बोनेट होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं, जब वो एसिड से रिएक्शन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अ कलरलेस गैस इज लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए से कलरलेस गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं वो किस नियम के अनुसार क्यों करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें बैलेंसिंग की गई है। अगले क्वेश्चन में बैलेंसिंग दिया गया है, इसमें बैलेंसिंग में हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए ये CU दिया गया है, तो इसमें बैलेंसिंग में ये होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के एटम का नंबर होगा वही प्रोडक्ट में भी होगा। तो हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पर। तब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन तो 4 हो गए। अब यहाँ पर नाइट्रोजन भी 4 हो गए। तो देखिए नाइट्रोजन 4 हो गए HNO3 में, HNO3 में नाइट्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पर CuNO3 में नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर और NO2 में नाइट्रोजन 1 है। तो अगर हम Y की जगह 2 रख देते हैं तो यहाँ पर NO2 में 2 नाइट्रोजन, CuNO3 में 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 4 हो गए, और हाइड्रोजन 4 है ही, और कॉपर 1 है, और HNO3 में जब हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 4 3 जा 12, तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 12, और इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 3 जा 6 है, और इसमें 2 2 जा 4 है, और इसमें वाटर में 2 है, तो 6 4 2 तीनों मिलकर 12 हो गए, और इधर भी 12। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 and 2। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। तो जिंक जब H2SO4 से जब रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। द एबव रिएक्शन इज, तो एबव जो रिएक्शन है वो कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो हमें पता है डिकम्पोजिशन होगा नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, सिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो 14 नंबर क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज दियर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। तो हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें दोनों जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपने आयंस को मतलब एक्सचेंज करते हैं और 2 न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 15 क्वेश्चन हम देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। When the gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide mixed in the presence of water the reaction is, तो जिसमें बताया गया है जब सल्फर डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन सल्फाइड को जब मिलाया जाता है तो वाटर बनता है और 2 सल्फर के एटम बनते हैं। द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज एक्टिंग एज, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पर कौन सा कार्य कर रही है, तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले हाइड्रोजन सल्फाइड के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल के और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक रेड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पर H2S से जब निकला तो हाइड्रोजन का निकलना भी रिडक्शन कहलाता है, तो रिड्यूस कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ भी रहा है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि Cu+H2 जब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो H2O+ Cu बनता है। तो ये एग्जाम्पल मतलब ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, हमने अपने उस बुक में पढ़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज इट्स सेल्फ एंड रिड्यूस द अदर्स इज नोन एज,
तो इसमें बोला गया है कि एक जो सब्सटेंस होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, तो जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ रिडॉक्स रिएक्शन इन वन विच बोथ सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड, बोथ सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और चौथा ऑप्शन है, इसमें बोला गया है कि एक उसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और एक रेड्यूस होता है, मतलब एक नहीं, मतलब कि अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रेड्यूस होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी वाला सही है कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर कोई रिड्यूस हो रहा है तो कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, और अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई रेड्यूस भी हो रहा होगा। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि Na2CO3, ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। Na2CO3 HCl से जब मेटल कार्बोनेट और एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन इसमें बैलेंस करने के लिए हमको कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में सोडियम को। तो सोडियम देखिए इस साइड सोडियम 2 हैं और इस साइड भी सोडियम 2 हैं। अब देखिए हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन इस साइड 2 हैं और इस साइड 1 ही है। तो हाइड्रोजन पर हम अटैक करते हैं तो यक्स की जगह हम 2 पुट कर देते हैं। अगर यक्स की जगह हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए NaCl में 2 क्लोरीन है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो Cl2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर CO2 में ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन 1 है, तो कुल मिला के 3 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, कार्बन भी 1 ही है, तो हमारा यह बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 रखने पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है एक्स के स्थान पर। 25 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन द इक्वेशन NaOH HNO3 रिएक्ट्स टू फॉर्म NaNO3 N H2O। तो बोला गया है कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें नाइट्रिक एसिड किसकी तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें नाइट्रिक एसिड क्या है, इसमें नाइट्रिक एसिड किसकी तरह वर्क कर रहा है, तो एन एसिड, इसमें एसिड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि एसिड में जब बेस का जब रिएक्शन होता है तभी साल्ट और वाटर बनता है, तो इसमें एक एसिड की तरह वर्क कर रहा है। अगर हम कहना चाहें तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है, क्योंकि NaNO3 के पास पहले एक ऑक्सीजन, NaNO3 के पास 3 ऑक्सीजन है, और उससे पहले जो सोडियम के साथ जुड़ा हुआ था उसके पास एक ऑक्सीजन था, तो ये अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और यहाँ पर मुख्य रूप से ये एसिड है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al रिएक्ट्स टू फॉर्म Al2O3 + Fe। तो हमने ये रिएक्शन देखा है कि इस रिएक्शन का उपयोग, इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन का उपयोग रेल के पटरियों को जोड़ने में होता है, और इस रिएक्शन में इतनी हीट निकलती है कि जो इसमें से Fe निकल रहा है ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और इसी से हम लोग रेल की पटरियों को जोड़ते हैं। तो एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें FeAl एल्युमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड इज इन सनलाइट टर्न्स टू, तो हमने इसमें पूछा गया है कि AgCl जब होता है, जब इसको हम लोग सनलाइट में जब हम लोग रखते हैं तो ये क्या बन जाता है Ag + Cl2। तो हमने इससे पूछा गया है कि ये जो कंपाउंड है जब इसको लाइट में रखेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रे कलर का। आपकी बुक में दिया गया है कि वो ग्रे कलर का हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag। तो सिल्वर के फॉर्मेशन के कारण सिल्वर का कलर ग्रे होता है, इसलिए वो रिएक्शन में मतलब वो कंपाउंड वो ग्रे हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस, जो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें क्या होता है, मतलब किस कंपाउंड का उपयोग होता है और कैसे। तो इसमें देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का भी हो सकता है और डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का भी हो सकता है, तो बोथ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विथ। तो जब कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाता है तो हमें पता है कॉपर का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से तो क्या फॉर्म होता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, और कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो ये ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जब फास्फोरस देखिए P4 और O2 का जब रिएक्शन होता है तो बनता है P2O5 बनता है। तो ये किसका रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का। तो चलिए इस वीडियो का हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में हम आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो